नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फिर आज एक अहम मुद्दे को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं उसी बात को आप मान लीजिए। मैं हमेशा यही चाहता हूं कि सुनिए सबकी और करिए अपने मन की। और विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न विचार होते हैं। सभी के विचारों को जानना, सुनना एक अच्छा आदत माना जाता है। और सभी के विचारों को जानने के पश्चात अपने मस्तिष्क और हृदय से एक निर्णय विवेक के माध्यम से लिया जाता है। वो निर्णय स्वयं का निर्णय होता है और उसी निर्णय के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में आगे की तरफ अग्रसर हो पाता है। तो मैं कुछ इन्हीं तरीके की बातों को आपके सामने लाने जा रहा हूं। शायद उस पे आपकी निगाह या आपका मन या आपका दिमाग शायद न गया हो, तो मैं उन्हीं बातों पर आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो सक्षमता परीक्षा 2.0 है, इसका आवेदन हमने कहा कि आप भरिए। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, सक्षमता परीक्षा 2, आप इसके विज्ञापन को पढ़े होंगे तो उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए, उनका पसंद का जिला भी प्राप्त हो गया है। अगर वो नंबर से संतुष्ट नहीं है तो पुनः वो सक्षमता परीक्षा 2 में शामिल हो सकते हैं और उस प्राप्तांक के आधार पर अपने जिले का चयन करवा सकते हैं। फिर दूसरी बात कही गई है कि अगर किसी व्यक्ति का जो सक्षमता में 1 में रिजल्ट आया और उनको अपना जिला आवंटित नहीं हुआ और दूसरा जिला आवंटित हो गया या तीसरा जिला आवंटित हो गया, तो वैसे कंडीशन में भी वो चाहे तो सक्षमता परीक्षा 2 में सम्मिलित हो सकते हैं और उस मार्क्स के आधार पर पुनः वो अपने जिले में आने का प्रयास कर सकते हैं। तीसरी बात क्या कही गई है कि वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, जो फेल हो गए, वैसे शिक्षक भी सक्षमता परीक्षा 2 में सम्मिलित हो सकते हैं। और एक बात और कही गई है कि सक्षमता परीक्षा 1 में जो शिक्षक फॉर्म भरे लेकिन परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, तो वैसे शिक्षक भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे और उनका जो फीस है 1100 रुपया, वो उनका नहीं लगेगा। अब मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, बहुत सारी बातों पर लोग ध्यान आकृष्ट करवा रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भूतकाल जो होता है, व्यक्ति के बीते हुए जीवन में से जो सीख मिलती है, उनसे निर्णय लेकर भविष्य का डिसाइड करना चाहिए निर्णय कि हमें क्या करना चाहिए। हम भूतकाल से रिलेटेड एक बात आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। 31 अक्टूबर 2017 को उच्च न्यायालय पटना के द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने एक अहम फैसला सुनाया था। वो अहम फैसला क्या था? वो अहम फैसला ये था कि नियोजित शिक्षकों को भी समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। और जैसे ही ये फैसला आया, शिक्षा जगत के जुड़े जितने भी शिक्षक हैं वो हर्षोल्लास से फूले नहीं समाये और सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर इस खुशी का जश्न मनाया। लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने इस डिसीजन के खिलाफ 14 दिसंबर 2017 को बिहार गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका अपील कर दी और उनकी अपील को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया और उस पर बहस भी चली। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश आपको यूयू ललित और ए मनोहर सप्रे जी के द्वारा आपको सुनवाई की गई और सुनवाई में बहुत सारी बातों को
रखा गया और बहुत सारी बातों को विश्लेषित भी किया गया। उसमें बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जगह से दोनों की बातों को माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा सुना गया और बहुत 24 दिनों तक बहस हुई और 24 दिनों के बहस के बाद 3 अक्टूबर 2018 को ये जो डिसीजन है उसको सुरक्षित रख लिया गया और उसके बाद इस डिसीजन को दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डिसीजन को सुनने के बाद शिक्षकों के पांव तले जमीन खसक गया। शिक्षकों के पांव तले जमीन खसक गया क्योंकि जो बातें पटना उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश जो दिया गया था वो आदेश बहुत ही शिक्षकों के पक्ष में था कि उन्हें समान काम के बदले समान वेतन मिले। और इतना ही नहीं, वो जब से ज्वाइन किए हैं तब से उनका ये चीज जोड़ करके एरियर भी दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को एकदम से पलट दिए। तो पलट दिए और इस पलटने के पीछे बहुत सारे तर्क भी दिए गए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो डिसीजन दिया गया उस डिसीजन में हार के पीछे महत्वपूर्ण बिंदु क्या था। हार के पीछे महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल महोदय जी का कहना था कि नियोजित शिक्षक है, ये नियोजन इकाई के शिक्षक है, ये बीपीएससी परीक्षा पास करके नहीं आए हैं, इसलिए ये नियमित शिक्षक नहीं है। और आप जानते हैं कि शिक्षकों के वेतन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अंश होता है, तब जाके शिक्षकों का वेतन मिलता है। और ऐसे कंडीशन में केंद्र सरकार ने भी अपना पल्ला झाड़ा और राज्य सरकार ने भी अपना पल्ला झाड़ा और नियोजन इकाई के शिक्षक होने के कारण वहां केस में शिक्षक नियोजित शिक्षकों की हार हुई और उन्हें समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल सका। और इतना ही नहीं, ये बात शिक्षकों को वहां पर विभिन्न शिक्षक संगठनों के माध्यम से बड़ी मजबूती से बातों को रखी गई, लेकिन अंततः क्या हुआ, हार हुआ और वो हार का दंश आज तक हम लोग झेल रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो 2-3 धाराओं पे ही घूम रहा था। एक धारा क्या था, वो एक धारा ये था कि नियोजित शिक्षक नियोजन इकाई के शिक्षक हैं, वो राज्य कर्मी नहीं है, वो नियमित शिक्षक नहीं है, इसलिए इन्हें नियमित के बराबर समान काम का समान वेतन नहीं दिया जा सकता है। और इस बात को दिखाते हुए और साथ ही साथ आर्थिक बोझ का सामना दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बातों को सुनी गई और राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया गया और राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया गया और शिक्षकों की हार हुई। ये पुरानी बातें थी। आपको उसी जजमेंट में एक पारा 78 है, उसी जजमेंट में एक पारा 78 है, राय के रूप में है, वो ऑर्डर नहीं है, वो राय के रूप में है। और वो राय क्या है, वो राय ये है कि राज्य सरकार चाहे तो टीईटी जैसे परीक्षा पास शिक्षकों को एक्सपर्ट टीचर मानते हुए बेहतर स्केल दे सकती है। देने का ऑर्डर नहीं दिया गया, दे सकती है। लेकिन आज तक टीईटी शिक्षकों का भी वो जो एक राय था सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को, वो भी नहीं मिला। तो नहीं मिला तो नहीं मिला, बातें खत्म होती हैं। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां भी टीईटी शिक्षक पास को भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब जब राज्य सरकार के द्वारा एक नियमावली के माध्यम से ही सही, जब आपको राज्यकर्मी बनने का मौका दिया जा रहा है और वैसे कंडीशन में आप राज्यकर्मी नहीं बनते हैं, तो ये तो आप खुद ही समझिए कि आपको क्या करना चाहिए। हमारा काम यह था कि हम आपको बातों से आकृष्ट करा दें कि पूर्व में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और उन घटनाओं से आप क्या सबक लेते हुए भविष्य में आगे क्या निर्णय लेंगे। पूर्व से जो न्यायादेश जारी हो चुका है, उस न्यायादेश के आलोक में
क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। और इसी बात को बताने के लिए हमारा मन कचोट रहा था कि मैं अपनी बातों को आपके समक्ष रख दूं। आगे आपकी इच्छा है, आप फॉर्म भरे ना भरे ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। मैं कहीं से आपको ये दबाव नहीं दे रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं आप जाके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, परीक्षा दीजिए, नहीं दीजिए, ये आपका अपना स्वविवेक होना चाहिए। मेरा काम था बातों से अवगत करा देना कि इस तरीके की पूर्व की बातें हैं, वर्तमान की बातें ये हैं और भविष्य में क्या हो सकता है। तो अगर राजकर्मी बनने का मौका मिल रहा है तो राजकर्मी बनिए। और रहा सवाल, देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है कि शिक्षक जो है वो, सही बात है कि एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट में दिक्कत होती ही है, वो सबों के साथ होती है। तो अब सवाल पैदा होता है कि नियोजन इकाई में अगर आप नियोजित ही बने रहना चाहते हैं, नियोजन इकाई में ही रहना चाहते हैं, तो कोई गारंटी है कि जीवन भर आप नियोजन इकाई में बने ही रहेंगे? कोई गारंटी नहीं है। 243 क के तहत आपका जो बहाली हुआ है, आपका ज्यों के त्यों बने रहेंगे, नौकरी में रहेंगे, आपको कोई नहीं हटा सकता है, आप निश्चिंत रहें। लेकिन क्या आपका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है? अगर सरकार चाहे तो आप जानते हैं कि नियमावली में संशोधन होता है, अगर संशोधन करके एक लाइन जोड़ दिया जाए कि एक नियोजन इकाई से दूसरी नियोजन इकाई में स्थानांतरित किया जा सकता है शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा के गुणवत्ता को सुधारने हेतु, तो आप हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा एक ओपिनियन था कि आप सक्षमता परीक्षा 2 में जरूर सम्मिलित हो, और सम्मिलित होना ही नहीं, केवल उसमें सम्मिलित ही नहीं होना है, उसमें आप पास करें, अच्छे मार्क्स से पास करें, कोशिश करें कि आपको अपना जिला मिले। और जब आप राज्यकर्मी बन जाएंगे तो बहुत सारी बातें सामने आपकी आएंगी। अब बहुत सारी बातें आ रही हैं कि आप राज्यकर्मी बन रहे हैं तो आपका सेवा जो है सो पुराना काउंट नहीं किया जा रहा है, आपको नया सर्विस में भेजा जा रहा है। तो देखिए बहुत सारे लोगों की बहुत सारे विचार होते हैं। मेरा बस यही कहना है कि अगर राज्यकर्मी बनने के लिए आपको विरमित किया जा रहा है, विरमन लेना है आपको, और विरमन लेकर के आपको योगदान करना है। अब एक बात बताइए कि वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। जब आपके पुराने सर्विस को वैल्यू नहीं दिया जाता, जैसे कि 125 में आपका मूल वेतन 25,000 है बीपीएससी वालों का, और विशिष्ट शिक्षक नियमावली और विद्यालय अध्यापक नियमावली दोनों में 125 का 25,000 ही है। अब 25,000 तो 125 का है, लेकिन जो शिक्षक साथी 2003 के हैं, 2005 के हैं, 2010 के हैं, उनका आपका वेतन जो है 25,000 से ऊपर चला गया है मूल वेतन, तो उनको वहां वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। तो वेतन संरक्षण का लाभ बिना पूर्व सर्विस के यहाँ पे क्यों दिया जाएगा? वेतन संरक्षण का लाभ जब आपको मिल रहा है, वहां मान लिया आपका 29 हो गया है, 30,000 हो गया है, तो यहाँ भी आपका 30,000 रहेगा। ये लाभ आपको क्यों मिल रहा है? कहीं ना कहीं आपके सर्विस को देखा जा रहा है, तभी लाभ मिल रहा है। और एक बात यह है, और दूसरी बात है कि आपके वरीयता का निर्धारण जो है वो आपको किस आधार पर किया जा रहा है? नियोजन इकाई में प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि। तो इस आधार पर आप समझ लीजिए कि आपके पुराने सर्विस को देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है। हमने अपना ओपिनियन रखा है, आप अपने विवेक से निर्णय लें कि आपको क्या करना है। मैं बस इतना ही जानता हूं कि मैं किसी का भला नहीं कर सकूं तो मैं किसी का बुरा भी नहीं करूं। मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि समाज में किसी का आपके बातों से, आपके विचारों से भला हो सके, तो आप अपनी बातों को रखिए। मानना नहीं मानना सामने वाले पर छोड़ दीजिए, क्योंकि सामने वाला जैसा सोचे उनमें ही उनकी भलाई है। आप उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करें, और मैं भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को आपके समक्ष रखा हूं ताकि आप इन सारी बातों से अवगत हो, एक बढ़िया डिसीजन ले सके कि आपको क्या करना है। और फिर मैं बोलूंगा कि फॉर्म भरिए, परीक्षा दीजिए, परीक्षा देने के बाद रिजल्ट लाइए, रिजल्ट लाने के बाद जो है सो आपको जाने की इच्छा हो जाइए, नहीं जाने की इच्छा हो मत जाइए, कोई टेंशन तो है नहीं। अब हम दूसरी बात जो बोल रहे थे
कि अगर फॉर्म नहीं भरते हैं तो नुकसान क्या है। देखिए, कहीं भी लिखित रूप से शिक्षा विभाग के द्वारा यह नहीं लिखा गया है कि सक्षमता परीक्षा का आयोजन 5 बार होगा। ये सिर्फ मौखिक बातें हैं, पेपर का कटिंग का बात है, कहीं लिखित रूप से नहीं है। और जहां तक विशिष्ट शिक्षक नियमावली की बात कही जाए तो परीक्षा 3 बार आयोजित की जाएगी, और 3 बार आयोजित की जाएगी। तो अब कुछ दिन पहले पेपर में सुनने के लिए मिला था कि 1 बार काउंट हो गया, लेकिन चलिए भाई, हो गया तो हो गया, 2 मौके और हैं। लेकिन जहां तक मेरा सोचना है कि आपको 3 मौके मिलेंगे। जो फर्स्ट, चूंकि 3 बार परीक्षा होना था तो परीक्षा का आयोजन 4 बार होना था, कि एक बार कोई व्यक्ति किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सका तो उनको एक मौका दिया जाएगा। तो इस तरीके से जहां तक हमें लगता है कि 3 चांस तो निश्चित ही मिलेगा। अब 5 चांस मिले तो और भी अच्छा। लेकिन अगर आप इन परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं होते हैं और बाद में ये परीक्षाएं आयोजित ही नहीं की जाएंगी, तब आप जीवन भर राज्यकर्मी बनने का जो सपना था उसको साकार नहीं कर पाएंगे। और रहा सवाल कि आप जरा सा सोचिए कि कोई व्यक्ति परीक्षा दे करके बीपीएससी से आए हैं और आप जो है सो पुराने शिक्षक हैं, सक्षमता देकर जाते हैं, तो वहां पर आप कभी भी वरीय होंगे। और कभी कभी इज्जत जो है ना वो पैसों से बढ़कर होती है। तो मेरा राय है, आगे करना ना करना आपके हाथों में है, क्योंकि 3 चांस खत्म हो गया तो फिर परीक्षा का आयोजन ही नहीं होगा, और परीक्षा का आयोजन नहीं होगा तो फिर एक अच्छा जो सुनहरा मौका है राज्यकर्मी बनने का, उससे आप वंचित रह जाएंगे, आप छूट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका दुख मुझे भी होगा। तो साथियों, मेरे बातों को आप सोचिए, समझिए और अपने विवेक से एक निर्णय लीजिए, एक ऐसा निर्णय लीजिए जो आपके लिए अच्छा हो, आपके लिए फलदायी हो, आपके जीवन में उस निर्णय का पॉजिटिव असर हो और आपका उत्थान हो। आपके जीवन की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।